कोई भी एयरलाइन, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस हिसाब से अपने रिसर्च के साथ ज्वाइन करें। मैम, इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम पर कैबिन क्रू को दिमाग में क्या चल रहा होता है? इंजन फेलियर हो गया है या इंजन फायर हो गया है, बहुत सारी अलग अलग तरह की इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है जो पायलट्स को पहले पता चल जाती है। प्लेन में सबसे डेंजरस सीट कौन सी होती है? लोग बोलते हैं पीछे वाले सीट पे ज़्यादा टर्बुलेंस फील होता है तो पीछे वाले सीट पे ना बैठे जाए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि फ्लाइट में पैसेंजर को नहीं करनी चाहिए, जिससे उन्हें जेल भी हो सकती है? बॉम्ब वर्ड यूज़ नहीं करना, स्मोक नहीं कर सकते आप फ्लाइट में। इंडिगो में 500-600 फ्लाइट ये एकदम से कैंसिल क्यों हो रही हैं? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो है वो बढ़ाई गई है पायलट्स और क्रू के लिए। कैबिन क्रू बनने के सबसे बेनिफिट क्या रहे आप? बेनिफिट्स तो बहुत है। बेनिफिट्स सबसे पहला, एवरीबडी नो कि बहुत सारे डेस्टिनेशन घूमने का मौका मिलता है। कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कैसे होती है? बहुत इंटेंस होती है। कैबिन क्रू अपनी एयरलाइन स्विच करना चाहे तो क्या प्रोसेस होता है? ज़्यादा ईजी होता है एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू के लिए दूसरी एयरलाइन ज्वाइन करना। ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हर पैसेंजर को ध्यान रखनी चाहिए फ्लाइट में? स्मोक नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स इलीगल है, और जो कैबिन क्रू बोल रहे हैं प्लीज़ मानिए। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो ये जॉब आपको सिखाती है? आई थिंक ये जॉब आपको सब कुछ सिखा देती है। कैबिन क्रू की सैलरी क्या होती है? हाय, मैं श्वेतांक, आप देख रहे हैं थिंकेक्स पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट हैं कैबिन क्रू दीपाली रिया। आज हम जानेंगे कि एक कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कैसी होती है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से सच हैं जो कि फ्लाइट में पैसेंजर को बताए नहीं जाते। स्वागत है मैम आपका हमारे थिंकेक्स पॉडकास्ट पे। कैसी मैम आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? बढ़िया मैम। मैम, इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम पर कैबिन क्रू को दिमाग में क्या चल रहा होता है? इमरजेंसी लैंडिंग की आपने बात की, मैं बताना चाहूँगी नॉर्मल लैंडिंग इनफैक्ट उसके भी बारे में और इमरजेंसी लैंडिंग दोनों के बारे में। बिकॉज एज ए कैबिन क्रू हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि हम लोग हर एक सिचुएशन को वैसे ट्रीट करते हैं कि किसी भी मिनट इमरजेंसी हो सकती है। हाँ। एग्जैक्टली। तो हम लोग हर टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे हमारे माइंड में एक प्रोसीजर चल रहा होता है। बहुत सारे एयरलाइंस उसको फ्रेजेस में डिवाइड किए होते हैं। हर एक एयरलाइन में अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, बट हम लोग उस टाइम पे ये सोच रहे होते हैं कि क्या इक्विपमेंट्स है मेरे आसपास, अपने डोर को कैसे नॉर्मली ऑपरेट करना है या फिर इमरजेंसी के टाइम पे कैसे ऑपरेट करना है। और हम लोग पैसेंजर प्रोफाइलिंग भी बहुत करते हैं कि कौन से पैसेंजर से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। अगर डोर ऐसे जैम हो गया हो इमरजेंसी सिचुएशन में या कुछ भी, तो हम लोग एबल्ड बॉडी पैसेंजर्स को भी उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं। ओके। और सारे प्रोसीजर्स को अपने माइंड में वो रोटेट कर रहे होते हैं हर नॉर्मल टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। और रही बात इमरजेंसी की, तो दो तरह की इमरजेंसीज होती है, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। तो प्लान्ड इमरजेंसी होती है तो हमें पायलट्स पहले बता दिए होते हैं कि इतने मिनट्स में दिक्कत हो सकती है, मतलब हम लोगों को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। अच्छा। जैसे अगर इंजन फेलियर हो गया है या इंजन फायर हो गया है, बहुत सारी अलग अलग तरह की इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है जो पायलट्स को पहले पता चल जाती है। पता चल जाता है, पता चल जाती है, कई बारी पता चल जाती है। तो हमें एज ए टीम काम करना होता है, फ्लाइट क्रू और कैबिन क्रू दोनों को, और उस हिसाब से हम लोग प्रोसीजर्स अपने फॉलो करते हैं इमरजेंसी लैंड। और जैसे अगर अनप्लान्ड हुई तो उसके लिए भी हमारा यही प्रोसीजर है कि मेरे आसपास क्या इक्विपमेंट्स है, उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, बहुत सारे अलग अलग इमरजेंसी इक्विपमेंट्स एंड डोर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग 90 सेकेंड्स के अंदर सारे पैसेंजर्स को कैसे इवैक्यूएट कराना है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग को उतना क्विक होना पड़ता है, इतना विजिलेंट होना पड़ता है ताकि हम लोग हर एक इमरजेंसी तो 90 के लिए सेकंड में मतलब इवैक्यूएट हो जाती हैं वो लोग? मोस्टली होना चाहिए वैसे, बट हम लोग उतना टाइम फ्रेम लेके रखते हैं बिकॉज कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन अगर हो तो फिर वो तो एक्सप्लोजन हो जाएगा ना एयरक्राफ्ट का। तो हमारा वो माइंडसेट रहता है कि हमें 90 सेकेंड्स में इवैक्यूएट करना चाहिए। बट मोस्टली जैसे हमारा बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसमें 6 मिनट 5 मिनट में भी इवैक्यूएशन हुआ है और सारे लोग इवैक्यूएट हो जाते हैं सेफली। बट आप लोग टाइम लेके चलते हैं? बट 90 सेकेंड हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें 90 सेकेंड्स के अंदर इवैक्यूएशन करना होता है। मैम, प्लेन में सबसे डेंजरस सीट कौन सी होती है? डेंजरस सीट एज सच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अच्छा पीछे वाले सीट पे ज़्यादा टर्बुलेंस फील होता है तो पीछे वाले सीट पे ना बैठे जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
मोस्टली इमरजेंसी एग्ज़िट पे हम लोग एक क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से बैठाते हैं, 15 साल से ऊपर होने चाहिए, हाँ। फिट होने चाहिए और विलिंगनेस होना चाहिए वो डोर एग्ज़िट ऑपरेट करने के लिए इंडिया में। हाँ। अगर इमरजेंसी एग्ज़िट है तो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम टर्बुलेंस में मतलब लोगों को काम करने के लिए क्या क्या सीक्रेट होते हैं, मतलब क्या क्या प्रोटोकॉल रहते हैं? अच्छा, हम लोग जो काम करते हैं, हाँ। हमारा ऐसा है कि अगर लाइट टर्बुलेंस है और पायलट को लग रहा है कि सेफ़ है कैबिन में काम करना, तो हम लोग काम कर सकते हैं। बट अगर पायलट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि नहीं हम लोगों को सीट लेनी चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं सीट उस हिसाब से। और मैम ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि फ़्लाइट में पैसेंजर को नहीं करनी चाहिए, जिससे उन्हें जेल भी हो सकती है? ऐसा कौन सी चीज़ है? बहुत सारी चीज़ें मतलब हाँ, हैं। बता दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी तो मेरे मन में आ रहा है। ऑफ कोर्स बॉम्ब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं यूज़ करना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसा, लोगों ने प्रैंक्स करने की कोशिश की है तो लाइफ लॉन्ग जेल हुई है। प्लस ऑफ कोर्स इंटॉक्सिकेट होकर के नहीं आना चाहिए फ़्लाइट में, अल्कोहल कंज्यूम करके। और सबसे बड़ी बात तो स्मोक नहीं कर सकते आप फ़्लाइट में। बहुत लोग चोरी छुपे स्मोक करने की कोशिश करते हैं, तो वो इलीगल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ मैम, पैसेंजर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कैबिन क्रू को इरिटेट करती है सबसे ज़्यादा? बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मुझे पर्सनली समझ में आती है वो है सीट बेल्ट साइन अगर ऑन है तो भी वो लोग सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं रहते, वॉशरूम जाने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर लैंड हो चुके हैं फिर भी सीट बेल्ट साइन ऑन होता है, फिर भी वो लोग उठ के अपना ओवर, पर वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वी आर लाइक प्लीज़ fasten your seat belt and everything. It's not safe for them. So ये चीज़ें इरिटेट करती हैं। और कभी किसी पैसेंजर को हार्ट अटैक आया है आप जब सर्व कर रहे थे किसी टाइम पर? या कोई ज़्यादा बीमार हो गया हो? हाँ, मेडिकल इमरजेंसीज तो होती रहती है मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में। कैसे उसे मतलब कि कैसे हैंडल करते हैं? हमारी एक अलग ट्रेनिंग होती है, फ़र्स्ट एड की भी ट्रेनिंग। तो हम लोग कैबिन क्रू सर्टिफाइड फ़र्स्ट एडर्स भी होते हैं, तो हमारा कनेक्शन भी होता है जीएमएस से, ग्राउंड मेडिकल सर्विसेज से भी। बट अगर आपने हार्ट अटैक का पूछा, तो एज सच किसी को हार्ट अटैक आया तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम लोग रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि वो पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग चेक करेंगे। एंड इमीडिएटली वी आर सो क्विक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोग हेल्प के लिए बुलाते हैं अपने कलीग्स को, सीपीआर के लिए, एईडी के लिए। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं भी है तो भी हम लोग कोई एक कैबिन क्रू अनाउंस कर रहे होते हैं डॉक्टर के लिए कि अगर कोई पैसेंजर एज डॉक्टर है उस फ़्लाइट पे। और प्लस हम लोग भी अपने प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे होते हैं, अपना सीपीआर स्टार्ट करते, एईडी, हमारे पास एईडी भी अवेलेबल होता है इन फ्लाइट, तो हम लोग बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि पायलट पर ट्रस्ट ही ना हो रहा है आपको कि ये सही लैंडिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और एज अ पैसेंजर भी जब भी मैंने ट्रैवल किया है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि कैबिन क्रू को और फ्लाइट क्रू को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है एक सेफ़ फ़्लाइट के लिए। मैम, ये इंडिगो में 500-600 फ़्लाइट ये एकदम से कैंसिल क्यों हो रही हैं, ऐसा क्या रीज़न है इसका? एज़ लॉन्ग एज़ आई नो कि ये फ़्लाइट टाइम लिमिटेशन, फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो है वो बढ़ाई गई है पायलट्स और क्रू के लिए। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस टॉपिक, बट उसके वजह से जो उन लोगों के पास क्रू और पायलट का मतलब उतने नहीं है जितने इनफ होने चाहिए कि वो मैनेज हो जाए उनका रेस्ट भी और ड्यूटी भी, उस वजह से ये कैंसिलेशन है, आई बिलीव सो। ओके मैम, डार्क रियलिटी क्या है कि बीइंग अ केबिन क्रू, अगर जो हम लोग को नहीं पता है? ऐसा सुन के लगता है, बहुत लोग पूछते हैं कि कैबिन क्रू इज़ अ वेरी ग्लैमरस जॉब एंड बहुत कुछ उसका डार्क साइड भी होगा, बट आई हैव बीन हियर इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा कुछ भी डार्क नहीं है। इट्स अ वेरी नाइस जॉब, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं आप जब सर्विस कर रहे होते हो। मतलब सारे लोगों की आप हेल्प कर रहे होते, बहुत ब्लेसिंग्स मिलते होते हैं, कुछ पैसेंजर्स ऑफ कोर्स, बट हमारा जॉब ही यही है बिकॉज़ हम लोगों को डिफरेंट कैटेगरी के पैसेंजर्स मिलते हैं।
बट ऐसा कुछ भी डार्क नहीं है सब। मतलब ये कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं है किसी एयरलाइन में, जैसे आपने बताया कि पहले। ओ हाँ, ये तो है, बट ये रियली डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरलाइन को चूज़ करो। अभी तो हाँ हमारे पास यूट्यूब है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों को पता चलेगा, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस हिसाब से ही अपनी रिसर्च के साथ ज्वाइन करे कोई भी एयरलाइन। क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था कि ये ये एयरलाइन करनी सही है या ये हाँ सही है। तो मेरे लिए थोड़ा था कि मैंने खुद ही अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा। बट अभी आप लोग प्लीज़ सारे रिसर्च करके उसके बाद ही ज्वाइन करें कोई भी एयरलाइन। मैम सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस जॉब में? मतलब टाइम का पूरा मिल नहीं पा रहा, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें क्या मतलब क्या क्या फेस करती है अगर एक कैबिन क्रू? डिपेंड करता है, बहुत सारे क्रू अलग अलग चैलेंजेस को फेस करते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये चैलेंज है कि अपने घर वालों को छोड़ कर के बाहर रहना, हाँ बिकॉज़ मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ और उधर पे ऐसा है नहीं अपॉर्चुनिटीज़ कि वहाँ रह कर के काम किया जाए। तो ऑफ़ कोर्स निकलना पड़ता है, मम्मा पापा को छोड़ना पड़ता है। और आज भी दे ड्रॉप्ड मी एट द एयरपोर्ट, आई वाज सो इमोशनल। बस ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और बहुत बहुत दिन के बाद उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सिली चीज़ें हैं, जैसे रात के 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, फिर ड्यूटी के लिए रेडी होना, ये सब कुछ। कैबिन क्रू में सबसे बनने के सबसे बेनिफिट क्या रहे आपके और ड्रॉबैक क्या रहा? बेनिफिट्स तो बहुत है। बेनिफिट्स सबसे पहला, एवरीबडी नो कि बहुत सारे डेस्टिनेशन घूमने का मौका मिलता है, बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ड्रॉबैक्स ये स्लीपिंग साइकिल। अच्छा हाँ, क्योंकि आपकी नींद पूरी होगी नहीं कभी। आपको हाँ आपको इतने सारे डिफरेंट टाइम जोन पार करके आप जाते हो, आपका बॉडी कभी भी एक टाइम जोन को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बार आप कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कभी यूएस जा रहे हो, मतलब बिल्कुल डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट टाइम क्या होता है? रेस्ट टाइम नहीं होता है बीच में? रेस्ट टाइम होता है, बट you know, human body is not meant to fly. हाँ हाँ It हाँ is meant to be on ground, and you know this, ये जो स्लीपिंग साइकिल है उसके लिए वो बना है, बट हम लोग उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें हमें इनफ रेस्ट मिलता है, अगर बिकॉज हम वीकली रेस्ट मिलता है या कैसा मिलता है? नहीं, बिकॉज हम इंटरनेशनल क्रू है, मैं इंटरनेशनल क्रू हूँ पर्सनली। तो इंटरनेशनल क्रू का ऐसा है, जैसे अगर आप यूएस जा रहे हो तो आपको उस हिसाब से 2 दिन का रेस्ट मिलेगा वापस आके, या 3 दिन का रेस्ट मिलेगा। बट जैसे डोमेस्टिक क्रू होते हैं वो लोग एक दिन में 4 सेक्टर्स करते हैं, तो उनके लिए और भी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। जैसे मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर मुंबई आए, फिर मुंबई से रांची गए, रांची से मुंबई आए, तो ऐसे दिन में वो 4 सेक्टर्स करते हैं, एंड देन फिर उनको अगले दिन जाना पड़ता है ड्यूटी पे। मतलब इंटरनेशनल में ज़्यादा मिलता है रेस्ट टाइम, उसमें कम मिलता है? एग्जैक्टली क्योंकि हमारा काउंट क्या होता है, फ़्लाइट टाइम काउंट होता है, ड्यूटी टाइम काउंट नहीं होता। अच्छा, ये फ्लाइट टाइम रेस्ट के लिए फ़्लाइट टाइम काउंट होता है, ड्यूटी टाइम काउंट नहीं कितने आवर्स में आपने फ्लाई करा ये सब चीज़ें? यस, रेस्ट हमारा उस हिसाब से डिसाइड होता है। केबिन क्रू जो होती हैं वो सुंदर होनी चाहिए, या मतलब या कि स्किल भी मैटर करती है उसके लिए? क्योंकि हमने तो जो भी देखा है वो सब सुंदर ही होती हैं। सुंदर क्या होता है ये मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि सबके लिए सुंदरता का डेफिनेशन, परिभाषा अलग होती है। प्लस लोग सोचते हैं कि सुंदर लड़कियां होती है, आप लोग भी सोचते हो ऑफ कोर्स, बट उसका जो आपने पूछा था कि क्राइटेरिया क्या होती है, राइट? तो मतलब उनका डिमांड बस 2-3 सिंपल चीज़ें होती है, और उसके पीछे भी रीज़न होता है। जैसे वो लोग मांगते कि स्किन क्लीन होनी चाहिए, एक्ने नहीं होना चाहिए, तो लोग सोचते हैं कि अरे मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो सुंदर लड़कियों को चाहते हैं। बट उसके पीछे ये रीज़न है कि हमें हर रोज़ मेकअप करना होता है। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है, तभी तो एयरलाइन वो डिमांड कर रही है ना।
अभी हाइट का रिक्वायरमेंट अगर वो क्या रिक्वायरमेंट है? हाइट सी डोमेस्टिक में ऐसे 5'3" या 4" है, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि वो सेफ्टी एस्पेक्ट से दी जाती है कि आप वो सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाओ सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये सारे रीजंस होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब स्किल ज़्यादा मैटर करती है? स्किल्स तो ऑफ कोर्स मैटर करती है। क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए मैम? प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सबसे पहला। अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी में भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो क्राइटेरिया है हाइट की, स्किन की, टैटूज़ नहीं होने चाहिए। हाँ, एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बहुत प्रोफिशिएंट भी हो इंग्लिश में और हिंदी में और आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। और प्लस ये भी है कि पर्सनालिटी जो होती है वो स्टैंड आउट करनी चाहिए आपकी, राइट? क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जो एक सपने के लिए आए होते हैं, बट उसमें से वो लोग बहुत कम को उस दिन सेलेक्ट करते हैं। जब कोई क्या होता है कि कोई बंदा गांव से आया है और कोचिंग में इतना स्कैम चलता है, जैसे इस कोचिंग हमने सुना है। अच्छा। कि कोचिंग्स में लोग कहते हैं कि बस अच्छा, 2 लाख कोचिंग्स में, यस, हाँ, कि 2 लाख दो, मैं मतलब हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसा, क्या आपने कभी सुना है कि ऐसा हुआ हो? ये तो ऐसा मैंने सुना है, ऑफ कोर्स सुना है। ये सारे लोग, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मेरे कमेंट करते हैं या डीएम करते हैं इस बारे में कि मैं इस एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँ, इसमें ले लूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ ऑल बिजनेस, ओके? वो लोग आपको गारंटी नहीं कर रहे कि आप हो ही जाओगे सेलेक्ट। प्लस मोस्टली वो इंस्टीट्यूट वाले सेलेक्ट होते भी नहीं हैं। क्योंकि वो लोग जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो आई डोंट थिंक रेलिवेंट होता है उसके लिए। और प्लस अभी के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू भी लोग बहुत कुछ जान सकेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप खुद सीखोगे, पर्सनालिटी ऐसी चीज़ है कि आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस से डेवलप कर सकोगे, राइट? कोई इंस्टीट्यूट में जा कर के ये नहीं हो सकता। प्लस ये बस एक बिज़नेस है। प्लीज़ डोंट वेस्ट your hard-earned money or your parents' hard-earned money on these things. You can prepare, I mean anybody can prepare for this job by themselves. Okay. मैम, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कैसे होती है शुरुआत से? बहुत इंटेंस होती है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है। हम लोग कुछ घंटे सो रहे होते हैं, अगले सुबह निकल जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। पढ़ाई तो इतनी जम के करनी पड़ती है। अगर एक मॉड्यूल, जैसे फर्स्ट एड का मॉड्यूल है, फर्स्ट एड का सुना है कि 90 मार्क्स आपको लाने ही पड़ते हैं। एग्जैक्टली 90 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपका 89 भी है तो ऑटोमेटिकली यू आर फेल्ड इन दैट मॉड्यूल। तो मतलब क्या क्या होता है ट्रेनिंग में? बहुत सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट एड आपको बताया ही मैंने, सेफ्टी बताया, सिक्योरिटी होती है, फिर ड्रिल्स होते हैं, स्विमिंग, डिचिंग ड्रिल होती है, लैंडिंग इमरजेंसी की ड्रिल्स होती है, बहुत सारे चीज़ होती है। जो लैंडिंग होता है वो प्रैक्टिकल पूरा होता है? प्रैक्टिकल्स होते हैं, पूरा प्रैक्टिकल, बिल्कुल। तो हम मतलब सारे एयरलाइंस के पास वो सारी चीज़ें होती है ना प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए। फिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए अलग होते हैं प्रोसीजर्स। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बट और सारे मॉड्यूल्स आपको पूरा वो पढ़ना है, आपको दिल से पढ़ना है और वो पास करना है। बिकॉज ऑलरेडी आप उधर इतने दूर आ चुके हो, उधर से वापस नहीं जा सकते, राइट? तो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है। मैम, इंटरव्यू राउंड कैसे होता है? मतलब इसमें ऐसे अगर 12th किसी ने पास किया है और फिर वो इंटरव्यू दे सकता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है? इंटरव्यू बिल्कुल दे सकता है, बट 12th के बाद आपके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे इंडिया में होती है, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस अगर आप ज्वाइन करने जाओ तो बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस आप ग्रेजुएशन मांगते हैं। बहुत सारे एयरलाइंस 12th में भी ले लेते हैं, बट 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ओके मैम, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, मतलब क्वेश्चंस का तो समंदर है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं आपसे, बट वो लोग बेसिकली आपका ग्रामर चेक करते हैं, बेसिकली आपका कम्युनिकेशन, आपका पर्सनालिटी देख रहे होते हो, या फिर आपका प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं कि आप उस दिन के लिए कैसे तैयार होकर आओ, क्या मेहनत करके आए हो। तो ये चीज़ें होती है। और क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी देख सकते हो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं पार्ट वाइज रिलीज़ करती हूँ कैबिन क्रू के क्वेश्चन अपने यूट्यूब पर। यस। ओके
मैम जनरली लोग मेडिकल फील्ड चूज़ करते हैं या फिर इंजीनियरिंग, तो आपके अंदर ऐसा क्या रहा कि मतलब आपको कैबिन क्रू ही चूज़ करना था? क्या रहा मतलब ऐसा पूरी स्टोरी मतलब क्या है? और वो भी इतने छोटे शहर से आना और ये चीज़ करना, है ना? Yes. तो क्या क्या रहा इसका बैक ऑफ द स्टोरी क्या थी इसकी? Cabin crew, I became a cabin crew at a very young age. हाँ, और कितनी एज थी? 22? around 20 or 21. 20, I was about to be 20, turn 21. Okay. Around, as long as I remember, 20 or 21 around. तो मेरा ऐसा कुछ सपना नहीं था कैबिन क्रू बनना, पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था ऐसे डांसिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग के टूवर्ड्स, और मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि आई कैन रिप्रेजेंट आवर कंट्री एट इंटरनेशनल स्टेज इन pageants like Miss Universe India or Miss India. I mean, through Miss India, I can represent the country at Miss World stage or Miss Universe stage. So अभी आपने बोला छोटे शहर से, तो उधर तो एक्सेप्ट नहीं करते उतना ये सारी चीज़ों को. सो आई मेड माई ओन वे. कि आपने 12th किया, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें रहीं कि आप यहाँ तक आए, पूरा मतलब अगर स्टोरी? हाँ, तो आई ट्राइड टू मेक माई ओन वे. तो सबसे पहला मेरा स्टेप था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ताकि आई विल हैव माई पावर टू चूज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ. और वो मेरे पास पावर रहेगा अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपके पास वो पावर है कि आप अपनी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहला मुझे दिखा कि आई कैन बिकम अ कैबिन क्रू. उसके वजह से मेरा पर्सनालिटी इवन और डेवलप होगा, मुझे पैजेंट में भी वो हेल्प करेगा, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी हो जाएगा. एंड देन फिर मैं आगे और चीज़ें कर सकती हूँ मैं जो चाहूँ उस चीज़ में. फिर सबसे पहला मुझे दिखा इंडिगो ज्वाइन करना. आई ट्राइड, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ. अच्छा, एक बार नहीं हुआ? हाँ, इंटरव्यू दे. मेरी मम्मा हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है. लेकिन पापा तो कह रहे होंगे कि इंजीनियरिंग जाओ या तो मेडिकल जाओ, ऐसा कैसा? मेरे पापा को था मेडिकल का, बट उनको हमेशा से पता था कि आई हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट. तो उनको भी बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि हमेशा से आई वॉज वेरी मतलब बहुत आगे रहे हैं डांस में या चीज़ों में, तो उनको पता था. बट होता है ना कि अगर आपके पास, आई वुड से सारी लड़कियों को, सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ इज़ बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो उधर से मतलब मेरी मम्मी हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है, बहुत ज़्यादा. तो फिर मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ पहली बार, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ. 3 बार नहीं हुआ आपका? जी. एंड देन उसके बाद जा कर के फिर फाइनली हुआ. बट एवरी टाइम जब भी मेरा नहीं हुआ, मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मेरा नहीं हुआ तो शायद मेरे से दूसरी लड़कियां ज़्यादा अच्छी होंगी, मेरे मतलब ऐसा कंपैरिजन का, या फिर नहीं करना चाहिए, छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं, ये सब नहीं, कभी नहीं. मैंने हमेशा ये कोशिश की देखना कि अच्छा मेरी गलती किधर हुई. वो लोग सारे इंटरव्यूअर्स क्या नोटिस कर रहे हैं वो लड़कियों में, और मुझे क्या चीज़ पे काम करनी चाहिए. दूसरे लोगों से कंपैरिजन करने की जगह उन लोगों से सीखने की कोशिश की. तो उस वजह से फिर फाइनली मेरा हुआ सिलेक्शन. एंड देन मेरे पेरेंट्स सब लोग इतने खुश. क्या था वो मोमेंट, क्या था मैम जब आपका सिलेक्शन हो गया? फिर जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं इंटरव्यू के लिए गई. अपने घर वालों को नहीं बताया था. मम्मी को भी नहीं? बस मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ गई थी इंटरव्यू के लिए, उसका नाम दिव्या है. और हम लोग गए थे. मेरा सिलेक्शन जिस दिन हुआ उस दिन भी मैंने कॉल पे भी नहीं बताया. मुझे लगा कि मैं लेके जाऊंगी मिठाई अगले दिन घर पे सीधे, और फिर सबको ये न्यूज़ बताना है कि मेरा हो गया. क्योंकि मेरी मम्मा जो है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स इंडिया में, सबकी जो मदर्स है, वो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करती है, अपना सब कुछ, सारा एनर्जी, सारे प्रेयर्स दुनिया के वो लगाती है कि मेरी बच्ची कुछ कर ले, मेरे जैसी जीवन ना हो, या फिर जो पास्ट में जितने मतलब उनका जो स्ट्रगल रहा वो उसे ना रहे. और
बस मेरे साथ भी यही था, बस मेरी मम्मी का मेरे को चेहरा देखना था ये बताते वक्त, तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं रात भर वेट कर लूँगी, नहीं बताना है। अगले दिन कोलकाता से लेकिन रात ट्रैवल में नींद किया। नहीं आई होगी लेकिन आपको? बिल्कुल नहीं, रात भर ऐसा नहीं था कि मैं खुशी से उछल रही थी या कुछ हाँ भी। हाँ हाँ। मेरा माइंड बिल्कुल ऐसा शांत था और बस आई वाज थैंकफुल टू गॉड ऑल द टाइम कि ये सब कुछ के लिए इनफैक्ट जितने फेलियर्स रहे सब कुछ के लिए आई हैव बीन ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। एंड फिर अगले दिन सुबह गए, पापा मम्मी को बताया, लेके मम्मी को तो पैसे कुछ तो समझ आ गया क्योंकि मिठाई लेके गए थे। एंड मेरे बताने से पहले शी स्टार्टेड क्राइंग। तो वैसा प्राउड मोमेंट था। फिर ऑफ कोर्स आगे का तो पापा भी पता खुश ही हो है। गए? बहुत खुश थे, घर वाले बहुत खुश रहे। कैबिन क्रू की सैलरी क्या होती है मैम, सैलरी ऑन एन एवरेज अगर जाए? अगर एवरेज कोई फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है तो अच्छा, क्या सैलरी होगी उसकी? मेरी सैलरी तो बहुत कम थी जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। अप्रॉक्स कितनी? मेरी सैलरी अराउंड 30,000 थी। हाँ। इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो हमें, क्योंकि डोमेस्टिक मेरा बस फ्लाइट्स चल रहा था, इंटरनेशनल होना स्टार्ट नहीं हुआ हाँ। था। जो लोग लड़कियां अभी इंटरनेशनल भी कर रही होंगी डोमेस्टिक के साथ, उनका ज़्यादा होगा, और अभी बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है तो अभी थोड़ा और बढ़ चुका होगा आई बिलीव। फिर मैंने जो सेकंड एयरलाइन ज्वाइन की उसमें आई वाज वर्किंग एज इंटरनेशनल कैबिन क्रू, तो उसमें मेरा 1 लाख टू 1.5 लाख ऐसा आ जाता था, बट वो एवरेज नहीं है। हाँ, वो हाँ। मैक्सिमम सैलरी है। एवरेज सैलरी इज़ अराउंड 60,000। हाँ इंटरनेशनल में। हाँ इंटरनेशनल में, बट मतलब एवरेज पता है, बट उतना नहीं आता था, उससे ज़्यादा ही आता था लड़के मतलब मैक्सिमम 1 से 2 लाख, मतलब 1 से 1.5 लाख के करीब। जी जी जी। ओके मैम, ये जो कैबिन क्रू है इसमें एवरेज कितना फ्लाई करना पड़ता है वीकली? अब इट रियली डिपेंड्स कि मतलब आपको जैसे बताया डोमेस्टिक वालों का थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब फ़्लाइट टाइम कम होती है, ड्यूटी टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है, बट रेस्ट उस हिसाब से फिर दिया जाता है। वैसे ही इंटरनेशनल के भी वैसे ही है, बट रेस्ट के हिसाब से मैनेज होता है। तो सारे एयरलाइंस में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट फ्लाइंग आवर्स होते हैं। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत अंदर डीप जाना पड़ता है उस बारे में। और हाँ, सबके डिफरेंट होते हैं, सबके मंथली डिफरेंट फ्लाइंग तो आवर्स मैम आते हैं। मतलब आपके साथ जो होगा उसका अलग लगेगा, और आपके जैसे कि आपके 40 आवर्स हुए हाँ तो जी, उसके 30 आवर्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी ऐसा होता है? बिल्कुल और हो 50 भी हो सकता है। सकते हैं उसके, आपसे ज़्यादा भी? बिल्कुल ओके। इसीलिए सबकी सैलरी डिफरेंट होती है कैबिन क्रू में, मतलब हर महीने सबको डिफरेंट सैलरी आती है। अच्छा। एक सैलरी कभी नहीं आती है, मतलब फिक्स नहीं है आपकी? फिक्स नहीं आती है और कभी भी। लीव लेना है तो ले सकते हैं मतलब बीच में कभी भी? हाँ ले सकते हैं। सिक लीव अगर आप बीमार हो तो आपको मिलता है कुछ पर्टिकुलर दिन साल में, आपको पीएल मिलता है। तो आपका सैलरी पूरा कट जाता है? नहीं, पीएल पेड लीव होता है तो उसमें नहीं नहीं कटता। अगर ऐसे सिक लीव में? सिक लीव अगर आप जितने असाइंड है साल में, अगर आप उतना लेते हो आपको पे किया जाएगा, बट उससे ज़्यादा लेते हो तो ऑफ कोर्स लीव विदाउट पे हो जाता है हो वो। जाएगा। और मैम इस जॉब में प्रमोशन होता है ऐसा कुछ कि केबिन क्रू बिल्कुल। का क्या होता है मतलब? प्रमोशंस होते हैं बट डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो ये सारे रिसर्च करके ज्वाइन करे कोई भी एयरलाइन, क्योंकि करियर ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है, प्रमोशंस देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ एयरलाइंस है जिसमें आप कैबिन क्रू हो, एक ग्रेड पे हो, सब लोग सेम ग्रेड पे हो, बस एक ही मतलब डेजिग्नेशन ऊपर जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस है जिसमें 2-3 रोल्स ऊपर होते हैं, कैबिन क्रू आते हैं, फिर सुपरवाइज़र आते हैं, कैबिन सुपरवाइज़र, एंड देन फिर जो हेड होते हैं पूरे कैबिन के सारे क्लासेस के, वो आते हैं। बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं। इंटरनेशनल्स में अगर आप जाओगे तो सारे क्लासेस डिफरेंट होते हैं। इकोनॉमी अलग, फिर प्रमोट होकर आप बिज़नेस में जाओगे, फिर प्रमोट होकर के आप फर्स्ट क्लास में जाओगे, फिर आप कैबिन सुपरवाइज़र बनोगे, फिर आप पर्सर बनोगे। तो ये करियर ग्रोथ मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छा होता है कि आप मतलब इंटरनली कर सकते हैं ये चीज़ें? हाँ जी हाँ, आप प्रमोट होते जाओगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, बट इंडिया में थोड़ा कम होता है ये करियर ग्रोथ। इंटरनेशनली ज़्यादा होता है? इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और वन मोर थिंग आई वुड से कि अगर किसी को इंटरनेशनल ज्वाइन करना है तो ज़्यादा मिडिल ईस्टर्न, गल्फ़ इस तरफ आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो वो ज़्यादा बेटर होगा,
कि एज अ सैलरी वाइज भी और ऑफ कोर्स रूट वाइज भी देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट चॉइस होती है। अगर कोई कैबिन क्रू अपनी एयरलाइन स्विच करना चाह रही है तो क्या प्रोसेस होता है? ये तो बहुत इजी, मतलब ज़्यादा इजी होता है एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू के लिए दूसरी एयरलाइन ज्वाइन करना। जैसे आई वाज वर्किंग विथ इंडिगो, अब इसके बाद हम कोई दूसरे एयरलाइन के लिए जा रहे हैं, जैसे एयर इंडिया के लिए गए, तो वो बेटर होता मतलब थोड़ा इजी हो जाता है ये बताने से कि आप एक्सपीरियंस्ड रहे हो, एक्सपीरियंस है आपके पास, रादर देन अगर आप कंपेयर करो एज अ फ्रेशर कैंडिडेट से। तो बस सेम प्रोसेस होता है, आपको वही प्रोसेस होता है जो फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं। जैसे वैसे आपको, लेकिन आपको थोड़ा एज मिल जाती होगी आप, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपके पास। हाँ, बस आपको वो एक्सपीरियंस लेटर दिखाना होता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी उसमें काम भी कर रहे हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर काम करने के साथ तो आपको उसका आप नोटिस पीरियड भी सर्व करने का टाइम देता है वो अदर एयरलाइन जिसमें आप ज्वाइन करने वाले हो। कितने साल तक जॉब कर सकते हैं इसमें? रिटायरमेंट इन इंडिया इज़ you can get, I mean one can get retired at the age of 60 in India। अगर मिडिल ईस्टर्न में बात की जाए तो थोड़े 50 तक में आप रिटायर हो गए, 50 या 55 अराउंड। कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में सो रहे हैं और 2-3 बजे फ़ोन आया कि 1 घंटे में आपकी फ़्लाइट है, आपको बोर्ड करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, क्योंकि आप कोई ड्यूटीज़ होती है स्टैंड बाय, आपके रोस्टर पे वो शो कर देते कि आप होम स्टैंड बाय है, तो आपको कभी भी उस पीरियड में, जैसे 2 बजे से आपकी 10 बजे तक अगर स्टैंड बाय है तो उस पीरियड में आपको कभी भी पुल आउट करा जा। अच्छा, अगर कभी कॉल ना उठा पाए कि नहीं करना है? नहीं, आपको वार्निंग लेटर मिल सकती है उस चीज़ को लेकर के। और मना भी नहीं कर सकते कि अभी हमें नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो उस हिसाब से आपको, अगर आप मतलब बिजी हो या कुछ भी, तो आपको सिक लीव लेना चाहिए था उसके लिए। तो अगर नहीं करें तो वार्निंग लेटर मिल सकता है आराम से। और अगर 2-3 बार ऐसा हुआ तो शायद रेस्टिकेट हो जाए, ऐसा कुछ होता है? उतने डीप तो मुझे नहीं पता है, बट ऐसा सिचुएशन तो मोस्टली नहीं आता है जैसे क्रू है हमारे। ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हर पैसेंजर को ध्यान रखनी चाहिए फ़्लाइट में? जैसे मैंने बताया, अल्कोहल कंजप्शन नहीं होनी चाहिए इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ऑन बोर्ड भी सर्व नहीं होते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे सर्व होते हैं, आप फ़्लाइट में ले लो, अल्कोहल उसमें सर्व होता है। स्मोक नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स इलीगल है। और जो कैबिन क्रू बोल रहे हैं प्लीज़ मानिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। बस अगर कोई पैसेंजर मिसबिहेव कर रहा है तो आप कैसे उसे हैंडल करते हो? डिपेंड करता है। और ये भी ट्रेनिंग दी जाती होगी आपको? हाँ, उसके भी ट्रेनिंग है, उसमें भी लेवल्स है। अनरूली पैसेंजर है तो उसके भी 3 लेवल है। कोई एयरलाइंस में सिखाया जाता है 4 लेवल्स भी, तो उस हिसाब से हम लोग हैंडल करते हैं। फर्स्ट मतलब वर्बल वार्निंग होता है, सेकेंड और भी प्रोसीजर्स होते हैं। लास्ट हमारा होता है रेड वार्निंग कार्ड, या जो हम लोग वार्निंग देते हैं वो विटनेस के साथ में देते हैं। विटनेस फॉर्म भी भरे जाते हैं। अगर जस्ट इन केस फिज़िकल अब्यूज़ है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उस पैसेंजर की वजह से हो रही है, तो फिर हम लोग को रिस्ट्रेन भी करना पड़ता है। उनको बांधना, रिस्ट्रेन करते हैं सारे 3-4 कैबिन क्रू मिलके उनको सीट पे ही बांधते हैं, फिर उसको सिक्योरिटी को हैंड ओवर करते हैं लैंडिंग के बाद। तो पूरा बांध देते हैं उन लोगों को? बिल्कुल, हम लोग को, क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग मिलती है। ओके, आपके साथ कभी मैम ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसा सिचुएशन आया हो, आप लोगों को करना पड़ा हो आपको? ये नहीं, मेरे साथ तो पर्सनली नहीं हुआ, बट ये होता रहता है। बताया होगा किसी ने ऐसा कुछ? नहीं, ये होता रहता है। हमारे ट्रेनिंग में भी एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि इस फ्लाइट पे हुआ था, उस फ्लाइट पे हुआ था। तो आपको बताया जाता है कि ये करना चाहिए आपको? एग्जैक्टली। आप जानते कब हैं कि ये सिचुएशन ऐसा आ गया है कि मतलब ये करना ही पड़ेगा ऐसा? हमें लेवल वाइज सिखाया जाता है। जैसे आपको बताया है, एक वर्बल अब्यूज़ हुआ तो फिर हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उस डिफरेंट सिचुएशन को। फिजिकल हो रहा है तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। मैम, आज तक का आपका सबसे फेवरेट रूट कौन सा रहा है? आपने इतना फ्लाई किया है। मेरे लिए बहुत सारे डेस्टिनेशंस ऐसे फेवरेट रहे। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल आई वुड से रहा है क्राइस्टचर्च, जो है न्यूजीलैंड में, क्योंकि वहाँ पे मैं गई थी अल्पाका के टूर पे, अल्पाकास फार्म के टूर पे, और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही मज़ा आया।
प्लस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस रहा है। मैम ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो ये जॉब आपको सिखाती है? आई थिंक ये जॉब आपको सब कुछ सिखा देती है और आपका परसेप्शन भी बहुत हद तक बदल देती है लाइफ का, आपको बहुत चीज़ों में चेंज कर देती है। ट्रेनिंग तो आपको सिखाती है चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं ये सब कुछ, बट एज अ पर्सन आपको बहुत चेंज करती है। आप जब देखते हो डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को, मतलब डिफरेंट एजेस के लोगों को, वो चीज़ें जो आपको सिखाती है वो आई डोंट थिंक ये जॉब के अलावा कोई और चीज़ सिखा सकती है। आप इतने कम एज में एक वो नर्चरर हो जाते हो, भले वो छोटे बच्चे के लिए हो या फिर वो बूढ़े पैसेंजर्स के लिए हो, जिसको आप एज योर पेरेंट्स देखते हो। आप अपने घर से दूर हो, आप उनका केयर करने में लग जाते हो, वो नेचुरली आप में आ जाता है। 20 साल की लड़की, 21 साल की लड़की में वो चीज़ें आना, वो काइंड ऑफ मैच्योरिटी आना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज़ आई डोंट थिंक कि कोई भी जॉब इस चीज़ को सिखा सकता है। एम्पैथी, वो एक लविंग नेचर, वो नेचुरली आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। एंड स्किल्स तो ऑफ कोर्स जैसे आपको बताया होते हैं, प्रोफेशनली आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट वे में डेवलप होती है एंड आपको कल्चरल सेंसिटिविटी आ जाती है, डिफरेंट कल्चर्स को कैसे हैंडल करना है वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए अलग अलग पैसेंजर्स के टूवर्ड्स या किसी भी इंडिविजुअल के टूवर्ड्स, इवन इन रियल लाइफ। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम। मैम ये हमारा स्टूडियो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत कंफर्टेबल काउच है। लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, ये नोएडा सेक्टर 2 में, बहुत ही इजी रहा फाइंड। पहली बार यहाँ आए एंड एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी नाइस, द सेटअप, द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस, इवन द पीपल हियर रियली नाइस एंड रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। मैम आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि केबिन क्रू की तैयारी कर रहा है या फिर कुछ भी कैबिन क्रू की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए या फिर पैसेंजर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, जो भी है? ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग मैसेज देते हैं, ठीक है। तो पैसेंजर्स के लिए सबसे पहले तो लिसन टू योर कैबिन क्रू प्लीज़, दे आर देयर फॉर योर सेफ्टी। आपके सेफ्टी के लिए वो लोग, उनको कोई शौक नहीं आकर के आपको बोलना कि नहीं सर ट्रे टेबल बंद कर दो या कुछ भी वैसा। आपके सेफ्टी के लिए वो लोग अपने घर से दूर जा कर के काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी काइंड टूवर्ड्स देम, बी काइंड टू एवरीबडी। दिस इज़ माई ओनली मैसेज टू ऑल द पैसेंजर्स। सो जो कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये मैसेज है कि मैरिनेट योर सेल्फ विथ सेल्फ बिलीफ। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ कैबिन क्रू, और कोई भी फील्ड में इफ़ आप अप्लाई कर रहे हो, आपके लाइफ में भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वुड से इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज वेल, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, वेरी स्मॉल सिटी। उसके बाद भी आई नेवर हर्ड जो वॉइसेस होते हैं, जो नेसेयर्स होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। दूसरों को सुनना नहीं है, बस काम अपना करते जाना है। एग्जैक्टली, सो जस्ट बिलीव इन योर ओन पोटेंशियल एंड डिफाइन योर ओन पाथ एंड बी योर रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, आई वुड से, बिकॉज वो बगल वाली आंटी आपको कमा करके नहीं देंगी या आपके सारे शौक पूरे नहीं करेंगी। आपको ट्रैवल करना है, आपका सपना है कैबिन क्रू बनना, तो आप अपने सपने पे चलो और वो कंट्रोल अपने हाथ में दोगे तो आप ज़रूर बनोगे कैबिन क्रू। और अगर आप फेल भी होते हो फिर भी ट्राई करते रहना है, स्ट्राइव फॉर सक्सेस एंड नेवर लिसन टू दीज नेसेयर्स। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके, है ना।